प्लूरल्स पार्टी के प्रत्याशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मैनिफेस्टो किया जारी। केसरिया के आर्य समाज मंदिर में प्लूरल्स पार्टी के जिला प्रभारी सह केसरिया विधानसभा प्रत्याशी अन्नू विवेक ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर मैनिफेस्टो जारी किया। उन्होंने कहा कि राजनीति में जब तक पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे तब तक अनपढ़ गंवार लोग शासन करते रहेंगे। प्लूरल्स पार्टी पढ़े लिखे युवाओं के लिए नया प्लेटफॉर्म दे रही है। चाहता हूं कि एक बात, हमारा केसरिया के अंदर में एक भी कॉलेज नहीं है। केसरिया विधानसभा की जो पॉपुलेशन है सर 5.5-6 लाख पॉपुलेशन है, जिसमें 2,70,000 वोटर्स इस बार की विधानसभा में है। हमें लगता है कि जहां तक इसका वोटिंग की बात कर जाती है तो 1,30,40,000 लोग बोल रहे हैं कि इतनी वोटिंग होती है। शायद संभवतः मैं आशा करता हूं कि इससे ज़्यादा वोटिंग होगी, क्योंकि इस बार जो यूथ की संख्या है वो लगभग 80 से 90 हज़ार है। ये लोग बात जो करते हैं ना जाति की, धर्म की, हमने भी अपना जात माना है। हमने जात वो माना है, हमने युवाओं का जात माना है। हमारे साथ हमारे युवा हैं। आप विश्वास कीजिए साहब कि यहाँ पे जितने भी युवा हैं, लगभग आप 30 साल से नीचे के यूथ की जो संख्या है वो 80,000 है। और 80,000 हमारे युवाओं को ये बहलाते फुसलाते हैं। ये जितने भी लोग हैं ये अभी का क्षणिक सुख दिखाते हैं कि हम आपको ये 500 रुपये दे रहे हैं, 1000 रुपये दे रहे हैं। लेकिन युवा हमारा चालाक हो चुका है, वो जान चुका है, इनकी सुविधाओं को वो ले भी रहा है और उन्हें क्या करना है उन्हें मालूम है और वो काम वो कर भी रहा है। तो ये सारी बातें थी जो प्लूरल्स पार्टी की तरफ से मैं एज ए विधायक उम्मीदवार मैं इस बात को रखना चाहता था और मैंने आपने रखा। प्लूरल्स पार्टी जैसे सोशल मीडिया पर ये आ रहा है कि बिहार में जो शराबबंदी है, मेरी पार्टी की सरकार बनेगी तो उसे मैं खोल दूंगा, इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? मैं पूर्ण तरह से इससे सहमत हूँ। इसलिए सहमत हूँ कि आप कहीं भी जाइए, मेरे साथ मैं आपको लेके चलता हूँ। कौन सा ऐसा गांव नहीं है जहां शराब नहीं मिलता है और कौन सा ऐसा जगह नहीं है जहां शराब बनाई नहीं जाती है। तो ये टोटली फेल्योर है साहब। आप कहते हैं कि अमेरिका हमसे आगे है, लंदन हमसे आगे है। आप बिहार में अभी लगा रहे हैं, अमेरिका में 1945-47 में ये बातें लग चुकी है और टोटल फ्लॉप हो चुकी है। पता नहीं ये लोग स्टडी भी करते हैं कि नहीं, क्योंकि मैं तो पहले ही कह दिया कि ये लोग पढ़ाई लिखाई का एक शब्द भी नहीं जानते हैं। ये लोग इनसे ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, तो इन्हें ये पता ही नहीं है दुनिया में क्या चीज़ हुई है नहीं हुई है। इन्हें रिसर्च तक नहीं मालूम है और ये अपने मने ये क्या बोलते हैं इसको, इससे बढ़िया तो हमारे अंग्रेज़ थे। अंग्रेज़ों ने जो चीज़ें दी है साहब यहीं के लिए दी है। ये तो भ्रष्टाचारी वाले लोग हैं। उन्होंने तो बहुत अच्छा तरीक़ा से यहाँ हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। आप देखिए मोतिहारी में जितने भी CGM कोर्ट से लेके कॉलेजेस से लेके जो आपका DM ऑफिस, SP ऑफिस किसके भवनों में चल रहा है। हम तो यहाँ पुल तक बनाते हैं तो ढह जाता है, एक स्कूल तक बनाते हैं तो 2 साल बाद वो स्कूल छत से छूने लगता है। तो वो उनकी गुणवत्ता अच्छी थी। ऐसे सरकार की ज़रूरत है, पढ़े लिखे लोग आएँ और अपनी गुणवत्ता पे बात करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सभी मीडिया बंधु को मेरा नमस्कार और आप सभी का आभार कि आपने एक प्लूरल्स पार्टी जो पुष्पम प्रिया चौधरी का एक विज़न है जो बिहार में वो आई हैं और बिहार में एक ऐसा राजनीतिक प्लेटफॉर्म देना चाहती है सभी यूथ के लिए, वैसे यूथ के लिए जिन्होंने अपने काफ़ी समय पढ़ाई लिखाई में गुजारा है। और ये एक परिकल्पना है कि आम आदमी का लड़का, आम आदमी का बच्चा, गरीब समाज का बच्चा राजनीति में नहीं आ सकता है, तो ये एक झूठ है। इसको मैं खारिज करता हूँ, क्योंकि पुष्पम प्रिया चौधरी के आने के बाद भी ये पता चला था कि उनके पिताजी MLC हैं, जैसा कि आप लोग, उससे पहले कोई नहीं जानता था उनको भी। और पार्टी का मेन उद्देश्य जो बिहार में अभी लॉकडाउन कोरोना की स्थिति है, हम लोग भी काफ़ी कम संख्या में हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग इसका नियम का पालन कर रहे हैं। लेकिन तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं बिल्कुल इसकी धज्जियां उड़ा रही है। या 2 बातें इसमें हो सकती है, या तो कोरोना है ही नहीं, या जो पार्टियां हैं वो इस बात को कबूल नहीं रही है, सकार नहीं रही है। तो हमारे साथ हमारे जहांगीर चाचा हमारे गार्जियन हैं। इनके सानिध्य में हम लोगों ने बहुत कुछ राजनीति का वो प्लेटफॉर्म सीखा है जो पिछले 30 सालों में इन लोगों ने डुबा के रख दिया है। हमारे साथ हैं हमारे प्रखंड प्रभारी नाहिद खान जी, हमारे मुन्ना जी हमारे साथ में हैं। मुन्ना जी हमारे विधानसभा प्रत्याशी हैं मोतिहारी से, अतिथि के रूप में ये आए हैं। और हमारे साथ 2 और मेरे भाई हैं, एक हमारे मनीष यादव जी हैं जो सुंदरापुर पंचायत से हैं,
पंचायत प्रभारी का काम देख रहे हैं, हमारे ताजपुर पटखौलिया से जो पंचायत प्रभारी का काम देख रहे हैं संजीत यादव भाई हैं, और भी बहुत से तमाम साथी आना चाहते थे, लेकिन कोरोना की वजह से हम लोगों ने एक लिमिटेशन रखा कि कहीं ना कहीं वो भीड़, वो जुलूस, वो सभाएं, ये बिल्कुल मैं इस बात से कभी भी पुष्टि नहीं रखता हूँ इस बात को, क्योंकि जिस माध्यम से उन घरों तक वो बातें पहुँचनी चाहिए, वो सोशल मीडिया है, वो प्रिंट मीडिया है, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो हमारे भारत का वो चौथा स्तंभ जिसको बोलते हैं मीडिया है। आप सभी बंधुओं के माध्यम से मैं वो घर घर तक वो बातें पहुँचाना चाहता हूँ। पार्टी क्यों बनी, हम राजनीति में क्यों आए और राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि राजनीति में जब पढ़े लिखे लोग और अच्छे लोग का आगमन नहीं होगा तो वैसे जो अनपढ़ गंवार लोग हैं वो राजनीति में रहेंगे। ये कुर्ता पैजामा छाप की राजनीति नहीं है। कभी संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि हम उजला कलर का शर्ट पैंट ही पहन के या उजला कलर का कुर्ता पैजामा पहन के ही राजनीति करेंगे, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। राजनीति इट मीन्स कि आप महाभारत के ज़माने में, आप पुराने ज़माने में, आप अकबर को देखें, आप चाणक्य को देखें, राजनीति तब से चली आ रही है। उस ज़माने में कोई कुर्ता पैजामा की राजनीति नहीं होती थी, बुद्धि विवेक की राजनीति होती थी, और बुद्धि विवेक की राजनीति जो है वो करने की ज़रूरत है। वो शिक्षित, आप शिक्षा लीजिए, आप डिग्री लीजिए, तमाम आपने एक चपरासी की नौकरी लेनी है तो साहब आपने रिक्रूटमेंट निकाल देते हैं कि आपको 10वीं 12वीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति करने के लिए ये थोड़ी है कि झोला ढोएंगे और राजनीति करेंगे, तो ये काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और हमारी पार्टी इस बात से बिल्कुल स्पष्ट सहमति रखती है कि पढ़े लिखे लोग की ही राजनीति होनी चाहिए, क्योंकि उनके पास वो विकल्प होते हैं कि पढ़े लिखे लोग ही पॉलिसी बनाते हैं, पढ़े लिखे लोग ही बताते हैं कि गांव में, पंचायत में, वार्ड में किस समस्या और किस समस्या को किस प्रकार हम लोग समाधान कर सकते हैं। तो ये हमारे पार्टी का मुख्य उद्देश्य है। मुख्य उद्देश्य ये है कि हम जो तथाकथित मैंने बार बार रिपीट किया है कि 30 साल से हमारा लॉकडाउन है, इट मीन्स 30 साल के लॉकडाउन का बहुत लोगों ने बहुत तरीके से बात लिया। मैं उसको भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 30 साल का लॉकडाउन का मतलब 30 साल नीतीश जी और 30 साल लालू जी, 15 साल और 15 साल लालू जी और नीतीश जी नहीं, बिल्कुल नहीं। 1991 में एक ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण जिसको बोलते हैं, दुनिया की तमाम कंपनियां भारत में आई थी, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी कंपनियां यहाँ लगाई थी, लेकिन बिहार में ही वो कंपनियां नहीं लगाई गई। और उसके बावजूद ये बिहार बहुत समृद्ध था पहले, और यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रियाँ जो अंग्रेजों के ज़माने की लगी हुई थी वो चल रही थी, और उसको 1996, 97, 98 तक आते आते बंद कर दिया गया। तो 30 साल लॉकडाउन इस वजह से है कि हमारे यहाँ बच्चे अगर बाहर जाके अच्छा पढ़ाई कर ले रहे हैं तो वो भी बिहार नहीं आ रहे हैं, बाहर में ही रह के उन्हें नौकरी करनी पड़ रही है। जो बिल्कुल बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए भी कुछ नहीं है हमारे पास करने के लिए, तो वो भी बाहर ही जा रहे हैं। तो हम कब तक बाहर भागते रहेंगे, हम दूसरों की गालियाँ कब तक सुनते रहेंगे। ये एक लोग कहते थे कि हमारे यहाँ IAS, कलेक्टर, इंजीनियर्स ये पैदा होते हैं। सर पैदा होते थे, अब नहीं होते हैं। अगर अब होते भी हैं तो वो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं, प्राइवेट विद्यालय के बच्चे हैं, जो ऐसा करना कि इन्होंने तहस नहस कर दिया है। आज का आपका मुख्य उद्देश्य क्या है केसरिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ये मतलब था कि हम लोगों के बीच अपने बातों को पहुंचाएं, पार्टी के एजेंडा को कम समय में बहुत जल्दी लोगों तक पहुंचाएं। पार्टी का आपका एजेंडा क्या है? एजेंडे पर चुनाव लड़ रही है? जी, मैं एक मैनिफेस्टो हमारा जो हमने केसरिया के लिए लॉन्च किया है, मैं आपके सामने वो मैनिफेस्टो भी रखना चाहता हूँ, मैं इसको दिखाना चाहता हूँ। और ये केसरिया का मैनिफेस्टो है। ये इस मैनिफेस्टो में अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के अभी सुनाता हूँ। और इसका एजेंडा क्या है, क्यों हम केसरिया लड़ना चाहते हैं। बाकी हर विधानसभा में कंस्टिट्यूशन में अपने अपने उम्मीदवार लड़ रहे हैं, उतर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ जितने भी लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं या उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, उन्हें पता भी नहीं है कि मैं तो इतना चैलेंज करके कहता हूँ कि प्रधानमंत्री का अगर कोई योजना है तो एक विधायक कैंडिडेट से आप पूछ लीजिए कि कितनी योजनाएं एक ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री की चलती है। तो मुझे नहीं लगता है, मैं ताल्लुक रखता हूँ, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसे प्रत्याशी हैं जो इस बात को भी बता पाए कि कितनी योजनाएं चलती है। और मेरा जो उद्देश्य है, जो पार्टी का उद्देश्य है, एज ए विधायक उम्मीदवार मेरा जो उद्देश्य है, मैं जो लड़ रहा हूँ,
ये मुद्दा है हमारा कि सबसे पहला कि जो आज तमाम पार्टियां कह रही है कि मैं इतने रोजगार दूंगा, वो कहती है कि मैं इतने रोजगार दूंगा, तो मैं ये कभी कमिट नहीं कर रहा हूं केसरिया के अंदर में कि मैं कितने रोजगार दूंगा, बट लघु उद्योग के माध्यम से मैं गांव-गांव तक रोजगार पहुंचाऊंगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। दूसरी बड़ी बात है कि जीवन की जो दूसरी बड़ी गुणवत्ता है ना, वो है स्वास्थ्य। साहब यहाँ तो हमें 300 रुपये डेली कमाने वाले यहाँ के जितने भी लोग हैं वो बोलते हैं कि साहब 300 रुपये डेली कमा भी नहीं पाते हैं, तो उनके लिए तो एक बुखार भी आ जाए तो पैरासीटामोल दवाई लेना उनके लिए बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो उस स्वास्थ्य व्यवस्था को गांव-गांव तक एक हॉस्पिटल पहुंचाना और गांव-गांव तक एक ऑटोमेटेड एम्बुलेंस रखना, ये हमारे पार्टी का मुख्य उद्देश्य है। हम पंचायत स्तरीय आपको जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं इसकी एस्टेब्लिशमेंट हम लोग पंचायत, नगर, गांव, मोहल्ला इन सब जगह पे करेंगे, क्योंकि आप देखते होंगे कि वारदात बहुत ज़्यादा ही हो रहे हैं। प्रशासनिक पूरी तरह से फ्लॉप है, तो ये एक संरचना करनी पड़ेगी, एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, उसके माध्यम से आप जो है इसको सीसीटीवी कैमरा जो हम लगाएंगे, हम पंचायतों में लगाएंगे, चौक चौराहों पे लगाएंगे, गांव मोहल्लों में लगाएंगे। अगला जो है सबसे बड़ा केसरिया जो दंश झेल रहा है वो है पर्यटन के मामले में। मुझे मीडिया के ही माध्यम से पता चला था कि 2 लाख प्रति वर्ष जो है फॉरेनर्स यहाँ पे आते हैं, लेकिन वो यहाँ से लेकर क्या जाते हैं? यहाँ से इस केसरिया का, इस बिहार का, इस भारत की अस्मिता खंडित होती है बिहार के बाहर जाकर। और इस बात को मैं बिल्कुल सहमत नहीं रखता हूँ कि विकास हुआ है। विकास तो मुझे लगता है कि एक व्यक्ति विशेष का नाम सिर्फ रह गया है, जो किसी भाई का नाम, किसी चाचा का नाम है। विकास का संदर्भ हमारा पर्यटन से है। ये केसरिया की धरती, ये बौद्ध स्तूप जो हमारा है बगल में, बौद्ध स्तूप, सरोतर का वो झील, बाबा केसरनाथ के मंदिर का बाहरी परिसर, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इन सभी जगहों का आप डेवलपमेंट कर दीजिए, विकास कर दीजिए। करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन, जो रेवेन्यू जनरेशन की बात की जाती है, जो अर्थव्यवस्था की बात जाती है, आर्थिक मुद्दों की, आर्थिक आज़ादी की जो बात की जाती है, साहब ये देकर चले जाएंगे। और इनके माध्यम से हमें लगता है कि हजारों हजार रोजगार पैदा किए जा सकते हैं, जिनमें किसी भी अलग से चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो इनके ऊपर हमारा विशेष रूप से ध्यान है, इनको हम करेंगे। अगला जो हमारा मुद्दा है वो कृषि का है। कृषि के अंदर आप देख ही रहे हैं कि भारत सरकार ने जितनी व्यवस्थाएं दी हैं, सुविधाएं दी हैं, उसका कितना % इम्प्लीमेंटेशन होता है? बिल्कुल नहीं होता है। आप नदियों के किनारे वाले केसरिया विधानसभा है, नदियों की बांधों की मरम्मत कीजिए। यहाँ तो किसान हमारे फसल लगाते हैं तो उनको उम्मीद तक नहीं रहता है कि 3 महीने बाद उस फसल को काट पाएंगे कि नहीं काट पाएंगे। 2 पैदावार की तो बात ही छोड़ दीजिए मालिक, वो काट भी नहीं पाएंगे, इसकी भी उम्मीद नहीं रहती है। तो प्रॉपर तरीके से प्रशिक्षण देने का ज़रूरत है, हम प्रशिक्षण देंगे। और इसके साथ जो केसरिया के अंतर्गत जितनी भी छोटी बड़ी नदियां हैं, नहरें हैं, मुझे लगता है कि 73-74 में जो गंडक परियोजना चली थी, उसके बाद एक बार भी सफाई इन नदियों का कभी नहीं हुआ है। चाहे वो केसरिया की रघवा नदी हो या रघवा नदी या आसपास छोटे मोटी जितनी भी नदियां हैं, इनकी बिल्कुल सफाई नहीं हुई है। ये हमारा मुद्दा है, इसको